स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इन दिस वीडियो में आप सभी के साथ कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट 2023 का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च होता क्या है बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च का मतलब होता है कि होल रिसर्च प्रोसेस, एंड इसमें काफ़ी सारे रिसर्च के स्टेप्स आते हैं। सो ये सारे स्टेप्स मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं, एंड इनके ऊपर आपको हमेशा आरडेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स को एंड तक देखना है, ताकि आपके सारे जो डाउट्स है रिलेवेंट टू स्टेप्स ऑफ रिसर्च वो क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट एग्ज़ाम अभी 23 जुलाई को है, एंड इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है, जिसमें आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट, जिसमें भी आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो टू क्वालिफाई आरडेट एग्ज़ाम हम सभी यानी कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो पेपर 1 के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स गारंटीड कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट 2023 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं। सो इस कंप्लीट कोर्स में हम सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों का भी समावेश है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो मॉक टेस्ट में हमारे पास टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, एंड दैट्स वाई ओवरऑल आप सभी कैंडिडेट्स 400 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट में सॉल्व कर ही देते हैं। सो इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ मिल जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे जो टॉपिक्स है वो एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो, एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी रिवीजन पीडीएफ से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द आरडेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699, एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड आरडेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं। सो स्क्रीन पर दिखाई गए जितने भी सारे यूनिट्स है, इन सारे यूनिट्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है, बिकॉज इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको आरडेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ आरडेट एग्जाम रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस। ओके, Question 1 is, which of the following are the criteria of a successful interviewer? Now successful interviewer के इनमें से कौन से criteria है? Criteria means successful interviewer के पास इनमें से कौन से characteristics होने चाहिए? Whether ethical, open-minded, gentle and sensitive, balanced, rigid and harsh in comments. Okay, so students, जो सक्सेसफुल इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एंड उनमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एथिकल बिहेवियर। ओके, सो इंटरव्यूअर को एथिकली बिहेव करना चाहिए विद द इंटरव्यूवी, एंड जो इंटरव्यूवी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, एंड एज वेल उनको वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी रखनी चाहिए, एंड उनका जो बिहेवियर है मतलब इंटरव्यूअर का वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द इंटरव्यूवी। ओके, नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस का मतलब होता है कि इंटरव्यूअर के पास वो सारे पेशेंस होने चाहिए जिस पेशेंस के साथ वो इंटरव्यूवी की बात सुने विद द रिस्पेक्ट। ओके, नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग जेंटल एंड सेंसिटिव। बीइंग जेंटल एंड सेंसिटिव, इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर ये काफ़ी जेंटल एंड सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द इंटरव्यूवी, बिकॉज कभी कभार इंटरव्यूज में ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंटरव्यूवी को सेंसिटिव बना देते हैं, एंड दैट्स वाई इंटरव्यूअर के पास वो सारे सेंसिटिव एंड जेंटल चीज़ें होनी चाहिए, एंड सो दैट दे कैन रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यूवी, एंड इंटरव्यूवी की वो बात भी अच्छी तरीके से सुने, एंड उनके फीलिंग्स भी जान सके। And the fourth characteristic is balanced approach. Balanced approach. Balanced approach का मतलब ये है कि इंटरव्यूअर को
बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए, यानी कि मतलब द क्वेश्चंस विच आर रिलेवेंट टू द स्टडी, एंड एज वेल ऐसे भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो एक्चुअली इंटरव्यूवी के फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो, एंड दैट्स वाई इट शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन द स्टडी एंड एज वेल द फीलिंग्स ऑफ द इंटरव्यूवी. सो इनमें से एथिकल एक ऑप्शन है, इट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरव्यूअर. ओपन माइंडेड ये एक है, जेंटल एंड सेंसिटिव है, एंड एज वेल बैलेंस्ड है. सो ये फोर्थ जो ऑप्शंस है ये सब एक्चुअली सक्सेसफुल इंटरव्यूअर के क्राइटेरियाज है, बट इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन यानी कि रिजिड एंड हार्श इन कमेंट्स, ये सिर्फ एक ऑप्शन सक्सेसफुल इंटरव्यूअर का क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज रिजिड एंड हार्श इन कमेंट्स ये बेसिकली इंटरव्यूअर के अनएथिकल बिहेवियर्स होते हैं. ओके, एंड इंटरव्यूअर के पास ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए जब भी वो इंटरव्यू लेता है ऑफ द इंटरव्यूवी. They should have ethical behavior. Okay, and that's why your correct answer should be A, B, C and D only. यानी कि ethical, open-minded, gentle and sensitive and balanced. तो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस हम सारे कैंडिडेट्स के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी RDET 2023 पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट. ओके, सो कंसर्न सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें हम सारे कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड कर देते हैं. सो MCQ सेक्शन में सारे कैंडिडेट्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से गारंटीड सारे कैंडिडेट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके RDET एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं. सो स्क्रीन पर दिखाई गए जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, देन उसके लिए वो सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. देखो, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है, एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके RDET एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाई गए कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इंक्वायरी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ क्वेश्चनएयर इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग द सीक्वेंसेज ऑफ स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ क्वेश्चनएयर, एंड हमें ये सारे के सारे जो सीक्वेंसेस है वो एक्चुअली आपको लगाने हैं इन द प्रॉपर सीक्वेंस. मतलब ये जो सारे स्टेप्स है ये आपको प्रॉपर सीक्वेंसेस में लगाने हैं, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव द ऑर्डर. ओके, सो क्वेश्चनएयर ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछता है थ्रू द ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड, एंड आफ्टर दैट रिस्पोंडेंट्स खुद ही क्वेश्चंस के आंसर्स रिसर्चर को प्रोवाइड करते हैं. सो काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स ऐसे हैं जिनके कॉमन स्टेप्स होते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन रिसर्च प्रोसेस में एग्जैक्टली हम लोग कौन से डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. सो इन सारी चीज़ों के ऊपर एवरी रिसर्च मेथड का जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं वो अलग होते हैं. सो अगर आपको क्वेश्चनएयर को प्लान करना है देन उसके लिए भी अलग स्टेप्स ऑफ रिसर्च है. Yeah, so they are common in all the research types, but still कुछ unique steps भी उसमें होते हैं. So let us see those steps. So first of all, अगर आपको questionnaire को plan करना है, then first of all determine research objectives. So सबसे पहले देखो कि research के objectives क्या है. ओके, वाई आपको मतलब वाई यू वांट टू डू द रिसर्च, आपको क्यों करना है रिसर्च. देन रिसर्च के रिसोर्सेज देखो, व्हाट आर द रिसोर्सेज जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, एंड एज वेल टाइम कंस्ट्रेंट्स देखो, मतलब आपको किस टाइम लिमिट में क्वेश्चनएयर्स को रिस्पोंडेंट्स को देना है, एंड किस टाइम लिमिट में आपको रिस्पॉन्सेज भी हासिल करने हैं फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स. देन योर सेकेंड स्टेप शुड बी डिटर्मिन हाउ क्वेश्चनएयर विल बी एडमिनिस्टर्ड. मतलब आप क्वेश्चनएयर्स किस फॉर्म से लोगों तक पहुंचाओगे. ओके, एडमिनिस्टर्ड यानी कि वेदर आप ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से क्वेश्चनएयर्स को रिस्पोंडेंट्स के तरफ आप अप्रोच करोगे. देन द थर्ड स्टेप विल बी डिटर्मिन क्वेश्चन फॉर्मेट. देन क्वेश्चन फॉर्मेट को डिटर्मिन करो, मतलब वेदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या फिर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हो. देन योर फोर्थ स्टेप विल बी डेवलपिंग एंड राइटिंग क्लियर क्वेश्चंस. ओके, डेवलपिंग
एंड राइटिंग क्लियर क्वेश्चंस। सो सबसे पहले आपको क्लियर क्वेश्चंस को डेवलप करना है, देन आफ्टर दैट आपको उनको राइट करना है ऑन द क्वेश्चनएयर पेपर। देन आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन फ्लो को डिजाइन करना है। सो डिजाइन द क्वेश्चन फ्लो, मतलब सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा, सबसे बाद में कौन सा क्वेश्चन आएगा। देन सिक्स्थ वन इज क्वेश्चनएयर इवैल्यूएशन। ओके, देन इवैल्यूएट द क्वेश्चनएयर, मतलब देखो कि वेदर क्वेश्चनएयर जो आपने बनाया है वेदर इट इज एक्चुअली सफिशिएंट और नॉट, वेदर इट इज एथिकल और नॉट, ये सब चीजें इवैल्यूएट करो। देन योर सेवेंथ स्टेप विल बी प्री टेस्ट एंड रिवाइज क्वेश्चनएयर। प्री टेस्ट एंड रिवाइज क्वेश्चनएयर। सो जब भी आप क्वेश्चनएयर को इवैल्यूएट करते हो एंड अगर आपको लगता है कि इट इज़ नॉट एथिकल और इट इज़ नॉट सफिशिएंट और सेटिस्फाइड, देन उसके बाद में आपको उस क्वेश्चनएयर को फिर से प्री टेस्ट करना है एंड फिर से रिवाइज करना है। देन योर एट्थ स्टेप विल बी प्रिपेयर क्वेश्चनएयर कॉपी एंड लेआउट। सो आफ्टर दैट मेक द कॉपी एंड लेआउट ऑफ द क्वेश्चनएयर, मतलब जिस पेज पर आप क्वेश्चनएयर बना रहे हो सो उस पेज का एक प्रॉपर लेआउट बनाओ। ओके, एंड मेक द डिफरेंट कॉपीज ऑफ इट अगर आपको हार्ड कॉपीज भेजने हैं तो। देन आफ्टर दैट नाइन्थ स्टेप विल बी गैदर डेटा, टैबुलेशन एंड फाइनल रिपोर्ट, यानी कि आप क्वेश्चनएयर्स आफ्टर दैट रिस्पोंडेंट्स को दोगे, देन आफ्टर दैट रिस्पोंडेंट्स आपको डेटा देंगे, दैट इज योर गैदरिंग डेटा स्टेप। देन आफ्टर दैट आपको उस डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, देन आफ्टर दैट आपको फाइनल रिपोर्ट्स बनाना है। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 2, बिकॉज ये आपका ऑर्डर ऑफ स्टेप्स रहेगा। मतलब सबसे पहले आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करोगे, देन आफ्टर दैट आप क्वेश्चंस को डेवलप करोगे, देन आफ्टर दैट आप क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करोगे एंड देन उनको प्री टेस्ट करोगे एंड रिवाइज करोगे। देन आफ्टर दैट आप रिवाइज करोगे एज नीडेड, फाइनलाइज एंड डुप्लीकेट। देन आप गैदर करोगे डेटा को, देन उसको टैब्यूलेशन फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करोगे एंड देन फाइनल रिपोर्ट। ओके, इट शुड बी योर करेक्ट आंसर। Now next is, in using the hypothetico-deductive research paradigm, which of the following sequences is considered appropriate? Now अगर आप hypothetico-deductive research paradigm से अगर आप रिसर्च करोगे, then इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस है अगर आप इस पैराडिम के साथ रिसर्च करोगे। ओके, सो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम का मतलब होता है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पर्सपेक्टिव। सो इसमें जो दो शब्द है यानी कि हाइपोथेटिको एंड डिडक्टिव। सो हाइपोथेटिको का मतलब होता है कि हाइपोथेसिस पार्ट विच इज अराइजिंग फ्रॉम सोर्स, मतलब हाइपोथेटिको पार्ट में आप हाइपोथेसिस को बनाते हो फ्रॉम द डेटा विच इज यू हैव कलेक्टेड। देन डिडक्टिव रिसर्च पार्ट में आप टेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस को ड्रॉ करते हो फ्रॉम हाइपोथेसिस, यानी कि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो इन द डिडक्टिव रिसर्च पार्ट। एंड दैट्स वाई इसमें दो प्रकार के प्रोसीजर्स है एंड उसमें से सबसे पहले पार्ट में आप हाइपोथेसिस को बनाते हो फ्रॉम द सोर्स एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिसर्च आप उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। एंड दैट्स वाई हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम से अगर आप रिसर्च करते हो देन उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है एंड उसमें से सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। सो सबसे पहले प्रॉब्लम एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड दिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसर्च टाइप। ओके, सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है एंड आफ्टर दैट उसको इस्टेब्लिश करना है। देन योर सेकेंड स्टेप वुड बी डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो आफ्टर दैट डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि आइडेंटिफाई करके उसको आपको इस्टेब्लिश करना है यानी कि डिफाइन करना है। देन योर थर्ड स्टेप विल बी डेवलप हाइपोथेसिस। देन आफ्टर दैट आपको हाइपोथेसिस को डेवलप करना है बेस्ड ऑन द sources. So from the first stage towards the third step ये एक्चुअली आपका हाइपोथेटिको रिसर्च का पार्ट हो गया। ओके, नाउ आफ्टर दैट फ्रॉम द फोर्थ स्टेप आपका जो पार्ट शुरू हो जाएगा वो होगा डिडक्टिव रिसर्च का पार्ट। ओके, सो फोर्थ स्टेप को आपको मेजर्स को डिटरमिन करना है। मेजर्स को डिटरमिन करना है यानी कि आपको वेरिएबल्स को डिटरमिन करना है कि किस वेरिएबल्स के साथ आप स्टडी करना चाहते हो एंड किस वेरिएबल को आप कांस्टेंट रखोगे, किस वेरिएबल को आप कंट्रोल करोगे। देन योर फिफ्थ स्टेप विल बी डेटा कलेक्शन। देन आफ्टर दैट आपको डेटा को कलेक्ट करना है बिकॉज आपने तो अभी हाइपोथेसिस को तो फॉर्मुलेट किया। सो बेस्ड अपॉन द हाइपोथेसिस दैट यू हैव कलेक्टेड और प्रिपेयर्ड, सो अपॉन दैट हाइपोथेसिस आपने मेजर्स बनाए
ओके, देन आफ्टर दैट उसी मेजर्स के आधार पर आप डेटा को कलेक्ट करोगे. देन योर सिक्स्थ स्टेप विल बी डेटा एनालिसिस. ओके, डेटा को आपको एनालाइज करना है by using different statistical techniques, and your seventh step will be interpretation of data, and उसी डेटा को आपको interpret भी करना है. Okay, that's why your correct answer for this question would be 2, that is this one, because इसमें सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करना है, देन हाइपोथेसिस को बनाना है, देन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, देन अराइव एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन. अराइव एट जनरलाइजेशन यानी कि इसमें आपका जो इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है वो आएगा. सो आप डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, सो उन रिजल्ट्स को आप बाकी के सिचुएशंस के साथ कंपेयर करते हो एंड उन पे बेसिकली आप लगाते हो और जनरलाइज करते हो, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट आप कंक्लूड करते हो ऑल योर रिसर्च प्रोसेस. ओके, सो बाकी के ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस मेकिंग, इसमें है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड इसमें है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. बट अगर आप हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम से रिसर्च करोगे, देन उनमें से सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको डिफाइन करना है. ओके, एंड दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर. एंड किसी भी रिसर्च प्रोसेस में आप सबसे पहले हाइपोथेसिस को बनाते नहीं हो, ये आपकी पहली स्टेप होती ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. सो बचा हुआ ऑप्शन है 2, विच विल बी योर करेक्ट आंसर. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स ओवर मॉडल्ड एस्टिमेट्स? सो अगर आप आउटकम्स के डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हो, देन वो चीज़ आपके लिए बहुत एडवांटेजियस है ओवर द मॉडल्ड एस्टिमेट्स. सो वो एडवांटेजियस क्यों है और वो एडवांटेज एग्जैक्टली क्या है? वेदर इट इज़ मोर रिलायबल, or it is essential in scientific activity, or it is easier to implement, or it is inseparable from experimental conditions. So students, अगर आप डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हो आउटकम्स के, देन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है, एंड ये मेजरमेंट्स बेसिकली एविडेंस के आधार पर होते हैं एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस के आधार पर होते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई ये मेजरमेंट्स काफ़ी रिलायबल होते हैं ओवर द मॉडल्ड एस्टिमेट्स. ओके, एंड इसे एम्पिरिकल मेजरमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें एविडेंसेस होते हैं, इसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल. एंड कभी भी कोई भी साइंटिफिक एक्टिविटी ये एम्पिरिकल चीज़ों के ऊपर ही फोकस रहती है एंड उसके ऊपर ही डिपेंड रहती है, एंड दैट्स व्हाई डायरेक्ट मेजर ऑफ आउटकम्स इज मोर रिलायबल ओवर मॉडल्ड एस्टिमेट्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज एडवांटेजियस. एंड अगर आप मॉडल्ड एस्टिमेट्स की बात करते हो, देन दे आर लिमिटेड बाय एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग मॉडल्स, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, एंड अगर उस मॉडल्स में एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी अगर कम है, देन ऑब्वियसली आपके जो मेजरमेंट्स है वो आपको ऑथेंटिकेट नहीं मिलते हैं एंड वो रिलायबल भी नहीं मिलते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज मॉडल्ड एस्टिमेट्स में आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड उन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की जितनी भी एक्यूरेसी होती है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्यूरेसी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. बट इन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स आपको एज इट इज़ रिजल्ट्स के आउटकम्स को मेजर करना है एज इट इज़, एंड दैट्स व्हाई वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट एंड रिलायबल होते हैं दैन द मॉडल्ड एस्टिमेट्स. ओके, A hypothetical variable used to explain causal links between other variables. So इनमें से कौन सा hypothetical variable ऐसा है जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम दो वेरिएबल्स के बीच में जो कॉजल लिंक्स है उनको एक्सप्लेन कर सके. सो वेदर इट इज़ कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, वेदर इट इज़ इंटरवेनिंग वेरिएबल, वेदर इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, और वेदर इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स, इनमें से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वी आर फैमिलियर विद इट कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिसर्चर हमेशा स्टडी करना चाहता है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये इफेक्ट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक्चुअली इफेक्ट वेरिएबल्स के जो मेजरमेंट्स हमें मिलते हैं, सो दीज आर द लास्ट आउटकम्स ऑफ आवर रिसर्च प्रोसेस. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये कॉज वेरिएबल्स होते हैं, एंड इनको रिसर्चर कंट्रोल करता है, उसको मैनिपुलेट करके उनके वैल्यूज़ चेंज करता है, एंड अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वैल्यूज़ चेंज करते हो, देन अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है. ओके, एंड रिमेनिंग ऑप्शंस आर कन्फाउंडिंग एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स. सो
इंटरवेनिंग वेरिएबल्स ये एक हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि हम दो वेरिएबल्स के बीच के कॉजल लिंक्स को एक्सप्लेन कर सके. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज इंटरवेनिंग वेरिएबल. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्च में दो प्रकार के वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड उनके जो कॉजल लिंक्स है और उनके जो रिलेशनशिप है वो अगर आपको स्टडी करने हैं, सो वो रिलेशनशिप्स कैसे अराइज हुए, हाउ दे आर फॉर्मुलेटेड, ओके, ये चीज आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल डिस्क्राइब करता है. ओके, so this is actually useful variable. And what is confounding variables? So confounding variables are extra variables and that researcher did not account for that can discuss another variable's effects and show false correlation. So confounding variables ये एक extra variables होते हैं and ये variables actually researcher study नहीं करना चाहता है, but इन variables की वजह से जो independent and dependent variables होते हैं उनके relationship पे अफेक्ट होने लगता है, एंड दैट्स वाई इनकी वजह से आपको फॉल्स कोरिलेशन मिलता है वेरिएबल्स के बीच में, एंड एज वेल आपको फॉल्स रिजल्ट्स भी मिलते हैं. ओके, सो बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, दैट इज इंटरवेनिंग वेरिएबल. नेक्स्ट इज इन डेटा प्रोसेसिंग व्हाट डज द एब्रीविएशन सैप स्टैंड फॉर. सो अगर आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो आफ्टर द डेटा कलेक्शन, देन इन दैट केस जो सैप होता है उसका फुल फॉर्म क्या है. सो बेसिकली सैप इज अ एब्रीविएशन एंड यहाँ पे आपको उसका फुल फॉर्म पूछा है. सो वेदर इट इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स सेल्स एलोकेशंस परचेसेस सिस्टम्स ऑथराइजेशंस एंड प्रोग्राम्स या फिर सिस्टम्स अल्गोरिदम्स और प्रोसेसेस. सो स्टूडेंट्स, सैप ये एक प्रोड्यूसर है ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा प्रोसेसेस. सो जितने भी सारे बिजनेसेस होते हैं सोसाइटी में, उनके अगर आपको डेटा को प्रोसेस करना है देन उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर सैप प्रोवाइड करता है. ओके, एंड दैट्स वाई द फुल फॉर्म फॉर सैप इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये सिस्टम्स है, एप्लीकेशंस ये प्रोवाइड करता है एंड एज वेल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है. एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सैप नंबर, जो कि एक 6 डिजिट नंबर है एंड दिस इज द यूनिक नंबर. एंड ये नंबर म्यूनिसिपैलिटी के पास होता है ताकि इस नंबर की मदद से उनके लिस्ट में जितने भी सारे वेंडर्स है उनको वो आइडेंटिफाई कर सके. एंड दैट्स व्हाई सैप एक्चुअली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल ताकि हम डेटा को प्रोसेस कर सके विद इन द ऑल ओवर द बिजनेसेस इन द सोसाइटी. एंड दैट्स व्हाई द फुल फॉर्म ऑफ इट इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स. ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर should be to identify which of the following issues. So जब भी हम लोग एग्जिस्टिंग लिटरेचर को एक्सप्लोर करते हैं देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स उसके दिए हैं, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट दिस एरिया, then what concepts and theories are relevant to this area, then how to get funding for the research, what are the significant controversies in this area, are there any inconsistencies in the findings of this area. सो एग्जिस्टिंग लिटरेचर का मतलब होता है कि जो पुराने रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको एक्चुअली आप आइडेंटिफाई करते हो एंड उनको स्टडी करते हो. सो उनसे क्या होता है कि इट विल एक्चुअली हेल्प यू कि आप रिसर्च, अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में अभी रिसर्च कर रहे हो देन इट विल हेल्प यू टू डू द रिसर्च प्रॉपरली, बिकॉज आप उन्हीं एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बारे में स्टडी करना चाहते हो जो एक्चुअली उसी टॉपिक के ऊपर है, जिन टॉपिक के ऊपर आप करंटली अब भी स्टडी करना चाहते हो. एंड दैट्स वाई हम लोग एग्जिस्टिंग लिटरेचर को एक्सप्लोर करते हैं. सो उसके पीछे के पर्पजेस ये है कि आप दिस टॉपिक के एरिया में आप जान सको कि एग्जैक्टली पिछले रिसर्चर ने क्या किया था. ओके, उनके आउटकम्स क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आप जान सको. एंड दैट्स व्हाई यू डू दिस. सो ऑप्शन ए इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर. देन व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज आर रिलेवेंट टू दिस एरिया, अगेन दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स क्या है इस एरिया के बारे में जिसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहती हूँ. देन थियरीज क्या है रिलेवेंट टू दिस, ये भी आप जानना चाहते हो एंड दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट. देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रोवर्सीज इन दिस एरिया, मतलब सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रोवर्सीज का मतलब होता है कि उसके रिजल्ट्स क्या है, वेदर वो रिजल्ट्स कई रिसर्चर ऐसे होते हैं कि वो रिजल्ट्स मानते नहीं है, मतलब दे थिंक दैट कि इट इज़ फॉल्स रिजल्ट्स. कई रिसर्चर को लगता है कि ये रिजल्ट्स ट्रू है. सो
ऐसे कोई कंट्रोवर्सीज इस टॉपिक के बारे में है या नहीं, ये भी आपको समझ में आता है बाय सीइंग ऑल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स विच आर ऑलरेडी देयर। एंड एज वेल अगर इनमें कोई इनकन्सिस्टेंसीज है क्या, इनकन्सिस्टेंसीज का मतलब ये है कि गैप्स है क्या, इस रिसर्च टॉपिक में कोई गैप है क्या। ओके मतलब बहुत पुराने ज़माने में इसके ऊपर रिसर्च हुआ था क्या, क्या अभी पिछले कुछ ईयर्स में हुआ है। सो यू विल अंडरस्टैंड द गैप इन द रिसर्च टॉपिक। सो ये भी आपको समझ में आता है। एंड आपको रिसर्च में कितना फंडिंग चाहिए एंड कितना आपको मिलेगा, इस चीज़ के लिए आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आइडेंटिफाई नहीं करते हो। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज A, B, D एंड E ओनली, बिकॉज ये ही सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आइडेंटिफाई करने के ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि what is already known about this area, what concepts and theories are relevant to this area, what are the significant controversies in this area, and are there any inconsistencies in the findings of this area. Okay. Next, a university teacher intends to study the relationship between level of aspiration and achievement of rural children. Which design of research will be most appropriate in the context? So, एक यूनिवर्सिटी टीचर है एंड वो स्टडी करना चाहता है कि स्टूडेंट्स के जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है एंड उनका जो अचीवमेंट है वो क्या है। बेसिकली वो यहाँ पे रूरल चिल्ड्रन के बारे में स्टडी करना चाहता है। सो इसके लिए वो इनमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करेगा, वेदर ही विल फॉलो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन और हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। सो लेट अस सी दिस रिसर्च डिज़ाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि इस स्टडी को आप किस रिसर्च डिज़ाइन से अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइसोलेट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है एंड उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है वो स्टडी करता है। एंड दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें जो एक्चुअली पहले से ही जो सिचुएशन हो चुका है उसका जो इफेक्ट है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो एंड उस इफेक्ट के जो कॉजेस है उसको आप स्टडी करते हो एंड बेस्ड अपॉन द कॉजेस ऑफ द इफेक्ट आप देखते हो कि ये इफेक्ट ऐसा क्यों हुआ। सो बेसिकली जो बीता हुआ इंसिडेंस है उनके अंदर जो वेरिएबल्स है उनको आप यहाँ पे स्टडी करते हो कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एंड जैसे ये इंसिडेंस पहले से ही हो चुका है सो इनमें जो वेरिएबल्स है इनको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता है बिकॉज वो पहले से ही हो चुके हैं एंड दैट्स वाई नो वन कैन कंट्रोल इट। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन में जो पास्ट इवेंट्स है उनके ऊपर स्टडी किया जाता है ताकि वो इवेंट्स वैसे क्यों थे एंड उनकी वजह से हमारा आज का प्रेजेंट ऐसा क्यों है वो आप स्टडी करते हो। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन एंड हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, बट यही डिफरेंस ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हो बट हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी नहीं कर सकते हो। ओके, एंड सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में आपको एक्चुअली अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चाहिए फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स देन आप सर्वे रिसर्च डिज़ाइन को करते हो एंड इसमें आप रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हो मे बी ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से एंड रिस्पोंडेंट्स आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप ये सारे के सारे रिसर्च डिज़ाइन देखोगे देन इनमें से आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करोगे अगर आपको जानना है कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इनके बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है। बिकॉज लेवल ऑफ एस्पिरेशन को रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता है बिकॉज किसी का एस्पिरेशन एंड उसका जो लेवल है वो होने के बाद ही आप उसको स्टडी कर सकते हो एंड दैट्स वाई ये पहले से ही हो चुका है एंड फिर भी आप उसको स्टडी करना चाहते हो एंड एज वेल दिस काइंड ऑफ वेरिएबल इज नॉट अंडर योर कंट्रोल एंड दैट्स वाई आप इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हो बिकॉज इसमें देखो लेवल ऑफ एस्पिरेशन को आप स्टडी करना चाहते हो एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन को स्टडी करना चाहते हो, राइट। सो लेवल ऑफ एस्पिरेशन विल बी उनका कॉज इफेक्टिव होगा, सॉरी कॉज वेरिएबल होगा एंड जो अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन है वो उनका इफेक्ट वेरिएबल होगा। ओके, बिकॉज अचीवमेंट विल बी द इफेक्ट ऑफ द कॉज, राइट।
सो कॉज है लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड इफेक्ट है अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन. सो किसी का अचीवमेंट एंड एज वेल किसी का लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये दोनों भी चीज़ें आप एक्चुअली ऑन गोइंग तो टेस्ट नहीं कर सकते हो. अगर वो हो चुका है तब भी आप टेस्ट करोगे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. एंड दैट्स वाई इन दिस केस आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हो. Next is what term is given for the details on application form that normally include a candidate's name, date of birth, gender, marital status and address. So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म में देते हो जिसमें नॉर्मली आप कैंडिडेट्स का नेम लिखते हो, आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, जेंडर लिखते हो, मैरिटल स्टेटस लिखते हो, एड्रेस लिखते हो. सो वेदर पर्सनैलिटी आइटम्स है ये, या फिर वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या फिर रेफरेंस चेक्स है. सो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म है एंड उसमें अगर आप कैंडिडेट्स का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस एंड एड्रेस, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, देन ऑब्वियसली दैट वुड बी द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज किसी भी कैंडिडेट का वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. एंड योर वर्क एक्सपीरियंस मीन्स कि आपने अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, देन वहाँ पे आपने किस प्रकार का काम किया है, कितने पीरियड में आपने काम किया है. ओके, ये सब चीज़ें जब भी आप डिस्क्राइब करते हो, देन ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम अंडर वर्क एक्सपीरियंस. एंड रेफरेंस चेक्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, देन एट द एंड वहाँ पे रेफरेंसेस का ऑप्शन होता है जिसमें एक्चुअली आप आपके रेफरेंसेस के नाम्स देते हो, यानी कि जैसे कि जो लोग आपको जानते हैं उनके नाम्स आप प्रोवाइड करते हो, ताकि जिस इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो वो इंस्टीट्यूट आपका जो मार्किंग का ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर सके, आपकी डिग्री कितनी ऑथेंटिकेट है वो चेक कर सके, एंड एज वेल आपका काम कैसा है वो भी चेक कर सके. ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर. Next is which of the following sampling techniques in research imply randomization and equal probability of drawing the units. So इनमें से कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स ऐसे हैं जिसमें आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसमें सभी कैंडिडेट्स के इक्वल चांसेस होते हैं और इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्ट होने में इन द स्टडी. So whether it is quota sampling, whether it is snowball sampling, whether it is stratified sampling or dimensional sampling or cluster sampling. So students, जैसे कि I hope so कि आप सभी को पता है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में एक्चुअली हर एक कैंडिडेट को इक्वल चांसेस होते हैं स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में रिसर्चर अकॉर्डिंग टू हिज क्राइटेरिया वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में पार्टिसिपेट कर लेता है. ओके, एंड इनमें से जो स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग है ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, बिकॉज इन दोनों में भी रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करता है. सो इन दोनों ही सैम्पलिंग टेक्निक में आप टारगेट पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, बट इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आप उन्हीं सब ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, एंड इन क्लस्टर सैम्पलिंग आप उन्हीं सब ग्रुप्स को एज इट इज रैंडमली सिलेक्ट करते हो. ओके, एज अ स्टडी पॉपुलेशन. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड इनमें से जो कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग है, ये तीनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, जिसमें कोटा सैम्पलिंग में भी आप टारगेट पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, बट इसमें सभी ग्रुप्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड रिसर्चर इंटेंशनली वही लोगों को उन्हीं ग्रुप्स में लेता है. मतलब यहाँ पे कोई भी रैंडमली सिलेक्शन होता नहीं है जैसे आप स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में करते हो. एंड दैट्स वाई कोटा सैम्पलिंग में जो सब ग्रुप्स होते हैं उनमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स को चाहिए होता है, एंड एज वेल दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन. एंड इन सब ग्रुप्स में जितने भी सारे पॉपुलेशन के लोग होते हैं इनमें एक्चुअली एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है. ओके, एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एनकरेज करता है ताकि वो अदर पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
चेन और रेफरेंस सैम्पलिंग, बिकॉज जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स पहले से ही स्टडी में होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है ताकि वो अदर पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे। सो एक चेन बन जाती है और एक रेफरेंस बन जाता है। एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग इज द सब टाइप ऑफ कोटा सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर जो कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन करता है एंड बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक जब भी वो सब ग्रुप्स बनाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन इन द कोटा सैम्पलिंग, सो इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जेंडर, देन एज क्या है, ओके हाइट क्या है, सो अकॉर्डिंगली। सो डायमेंशनल सैम्पलिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट उसमें एक प्रॉपर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि जेंडर, देन हाइट, देन वेट, ओके लाइक दैट, ओके। एंड पार्टिसिपेंट्स के पास वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ओके, अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड हाइट एक्सेट्रा, एंड वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कॉमन होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल सैम्पलिंग, ओके। सो योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 3, बिकॉज ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, यानी कि स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, ओके। So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.